अब जैसे मैं एक ह्यूमन ज्योग्राफी का एग्जांपल लेता हूं, मैंने जब मैप की क्लास कराई थी तो उसमें ये बताया भी था, और आज इसमें मैं अलग अलग तरीके से इसको जोड़ने का प्रयास करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें तो अब जब हम मानव भूगोल में आते हैं तो हम ढेर सारे जनजातीय लोगों के बारे में पढ़ते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन वहां से अक्सर आता रहता है, क्योंकि ट्राइबल पीपल एक खास तरह के आर्ट एंड कल्चर को भी जन्म देते हैं, एक खास तरह के जो है वो कला और संस्कृति को भी जन्म देते हैं। अब अगर मैं भारत में पाई जाने वाली उन जनजातियों को अगर मैप करना शुरू करूं, उनके बारे में बात करना शुरू करूं, उनके आर्ट एंड कल्चर से आपको जोड़ सकूं, तो आपको विजुअलाइजेशन करने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ इसमें जो कुछ नया आया है उसको भी हम समझ सके। जैसे लद्दाख क्षेत्र में जाते हैं और हम एक ऐसी जनजाति के बारे में बात करते हैं जो चांगथांग में रहता है, और ये कैसी है, ट्राइबल कम्युनिटी, खाना बदोश जनजाति। अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट एनसीईआरटी का इसमें होगा तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ साथ जो खाना बदोश यानी नोमैडिक हैं ये सारे के सारे। सो नोमैडिक्स कैसे काम करते हैं, नोमैडिक्स यानी खाना बदोश क्यों होते हैं वो खाना बदोश, क्या रीजन होता है कि उनके पास अपना परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता और वो उनके पास परमानेंट इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो आज वो समझ गए होंगे कि मैंने इस शब्द के बारे में बताया था। तो बेसिकली इससे आपको क्या हुआ कि आपने एक ही जगह पर वो सारा का सारा सिस्टम देख लिया, कौन कौन से सेगमेंट है। आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं और एक ऐसे जनजाति, ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जानते हैं जो मोन्यूल क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, जो चीन के साथ लगने वाली सीमा है, वहां पर वो अपना निवास करता है। इसी तरह अगर हम बात करें, ठीक है, एक अब उड़ीसा में जाते हैं और उड़ीसा में एक सपेरा, ठीक है, स्नेक चार्मर्स, एक ऐसा खाना बदोश, ये भी जो है वो लगातार नोमैडिक्स हैं, चलते रहते हैं। और 2015 में जिनको अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट में इनको जो है जोड़ा गया है, और यहां पर ये बेसिकली जो है वो बहुत पुराना एक समुदाय है जिनका स्नेक चार्मिंग का एक बहुत बड़ा आर्ट है, सांप पकड़ने के विशेषज्ञ के रूप में ये जाने जाते हैं। क्लियर है। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश में चलते हैं तो बैगा जनजातियों का प्राकृतिक आवास रहा राष्ट्रीय पार्क, वो नेशनल पार्क जहां पर एक खास तरह की जनजाति रहती है जो संरक्षित है, वो बैगा जनजाति। तो वो जगह कौन सी है और उसके बारे में हम क्या ले सकते हैं बात। मणिपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर ऐसी आदिवासी बस्तियां जो पैती, हमार और गंगते, पैती, हमार और गंगते जनजातियां कहां पर रहती हैं, इनकी क्या खास बात है, ठीक है। तो मेरी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, राइट, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश बोथ। अगर मैं साउथ में आता हूं, केरल में, तो एक आदिवासी जनजाति रहती कुमली। अब आपको यह पता चल जाएगा कि ये बेसिकली कहां रह रही, इनकी क्या खास बात है, इनका कल्चरल सेटअप क्या है, ये किस तरह के नृत्य, किस तरह का आर्ट एंड कल्चर ये अपने साथ कैरी करते हैं। यही केरल में अगर हम बात करें तो मुथुवन, ठीक है, एक ऐसी ट्राइब जिसका नाम मुथुवन है, और वो बेसिकली जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहां रहती हैं। तो इनका क्या, ये पूरे ज्योग्राफी का हिस्सा है जिसको आप विजुअलाइज करते हुए इसको देख सकते हैं। गांधीनगर की बात करें, गुजरात के आसपास की, तो एक खास तौर पे एक जो है वो चरवाहा समुदाय है, एक हर्डर है यहाँ पे, जो बेसिकली कहां पर, बन्नी घास भूमियां। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बन्नी ग्रासलैंड्स, ये ग्रासलैंड्स हैं, एक खास तरह का क्लाइमेटिक सेगमेंट्स होता है, वो कहां पाया जाता है और ये चरवाहा समुदाय कहां रहता है। तो ज्योग्राफी पढ़ने का एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, अब मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं और कल मैं यहां पर आपको इसके बारे में एक डिस्कस करना शुरू करूंगा। आपने बहुत सी चीजों के बारे में सुना होगा, फॉर एग्जांपल सुवर्ण रेखा नदी हो गई। हमने इतिहास में ये चीज देखते हैं हम बार बार कि नदियों के आसपास हमारी मानव बस्तियां बसती हैं, हमारा कल्चरल सेटअप होता है, हमारे सांस्कृतिक, हमारे कल्चरल, हमारे व्यावसायिक जो हमारे सेगमेंट्स है वो यहां पर हमारे डेवलप होते चले जाते हैं। आपने बादामी का नाम सुना होगा, आपने हिस्ट्री में बहुत बार बार इसका नाम सुना होगा, क्या खास बात है इसकी, ठीक है। आपने बड़ौदा का नाम सुना होगा, आपने तमाम जो है, और काली सिंध के आसपास का जो बेस नगर का इलाका, विदिशा का नाम आपने सुना होगा। खासियत क्या होती है इनकी, नदियों के किनारे ये नगर क्यों रहे हमारे, इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो इसके माध्यम से हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सबको हम एनवायरमेंट, इन सबको लगातार जोड़ सकते हैं, राइट। जैसे बन्नी घास भूमियों के बारे में बात करें तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन मानव की जो है बसावट की वजह से खेत बनाए जा रहे हैं और वनों को काटा जा रहा है। नतीजा हो रहा है कि बन्नी घास भूमियों को लगातार बहुत नुकसान हो रहा है। तो गुजरात में उन बन्नी घास भूमियों के नुकसान होने की वजह से, उस क्षेत्र में मानव के प्रवेश होने की वजह से जो यहाँ की जो बेसिक जनजाति है उनका भी आवास क्या हो रहा है, नष्ट होता चला जा रहा है। इसकी वजह से आप लगातार जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इंटर करते चले जा रहे हैं। यही इस समय
समय जो सबके लिए शुरुआती मेरी क्लास होगी वो इसी तरह की क्लास होगी, जहां पर मैं आपको मैपिंग जो है दूंगा, मैपिंग से लिंक करूंगा, आपको पूरी जर्नी यानी एनवायरमेंट की जर्नी, ज्योग्राफी की जर्नी, ह्यूमन ज्योग्राफिक जर्नी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, ये सब एक साथ कनेक्ट होती चली जाएगी। सब्जेक्ट को आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे और आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या होगा, आपको एक बहुत लार्जर डायमेंशन में, इसके बाद जब हम एनसीईआरटी में एंटर करेंगे तो वहां आपको लार्जर डायमेंशन में आपको इसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे। आप अभी कुछ दिन बाद ये कहना शुरू हो गए सर ये एग्जाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन फंसे, आपने इसके सैकड़ों मैसेज इस तरह मेरे पास किए हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। हमें वो पारंपरिक तरीके से अंडरलाइन कर करके लिखने की बजाय हमें बीटीएल पढ़ना पड़ेगा, बिटवीन द लाइन। हमें नोट्स भी अब उस तरह से पैराग्राफ वाले नहीं बनाने पड़ेंगे, हम LWMI में जाएंगे। इसके बाद हम मैपिंग बेस पे इंटरलिंकिंग करेंगे, हम जर्नी समझेंगे, हमें सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद जब मैं मैपिंग की पूरी क्लास करूंगा, मैं प्रागैतिहासिक काल से लेकर जब वर्तमान समय तक आऊंगा, हिस्ट्री आपके दिमाग में छप चुकी बिल्कुल होगी, यानी आपके पास पूरा डायग्राम होगा, आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। अब जब हम हिस्ट्री एनसीईआरटी में, चूंकि एनसीईआरटी की हिस्ट्री बहुत लार्जर है, बहुत बड़ी है, और वहां जब हम प्रवेश करेंगे तो आपको समझ में आएगा सर किस बारे में बात करें, क्योंकि वो आपके पास है। जब वो इमाम नगर की बात करेंगे, जब वो हड़प्पा, लोथल इनकी बात करेंगे और वर्तमान समय के साथ जोड़ेंगे, तो आपके लिए वो आसान होगा, आपके लिए वो समझना। बलूचिस्तान की बात हो रही, कहां था ये बलूचिस्तान, क्या खास बात थी, क्यों वहां पर ब्राह्मी लिपि पाई गई, अगर आप पढ़ेंगे अशोक ने क्यों उसका प्रयोग किया था, क्या रीजन था, वहां खनिज पाए। आज वर्तमान समय की जो चीजें हैं उसको आप इतिहास से जोड़कर देख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये प्रोस्पेक्ट रहेगा। तो इस तरह से मैं मैपिंग क्लास के साथ आपको पहले जोड़ूंगा, ये 8 से 10 क्लासेस में। ये मेरी तरफ से इस बार आपके लिए एक्स्ट्रा है। शुरुआत में आपको उलझन हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको जब पूरी ज्योग्राफी विजुलाइज हो जाएगी, पूरी हिस्ट्री विजुलाइज हो जाएगी, तो आपको समझ में आएगा अच्छा अब सर के साथ चलने में और मजा आएगा। फिर जब वहां आपको कनेक्ट करता जाऊंगा तो धीरे धीरे वो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी, राइट। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूं और इकोनॉमी में मैं एक ऐसे समाज के बारे में पढ़ रहा हूं, इकोनॉमी स्लो है, फॉर एग्जांपल इंडिया में फार्म लॉ को लेकर इतनी बात हो रही, कृषि कानूनों को लेकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, जवाब पहले इनका सुनो। लेकिन सवाल है कि अगर आप पुरानी किताबों से पढ़ना शुरू करेंगे, आप पुरानी एनसीईआरटी उठा लें या कोई भी बुक उठा लें, तो भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया, हां या ना, मुझे आप जवाब चाहिए आपसे। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा गया है, ये एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है, जहां भारत की 55% आबादी जो है वो कृषि में संलग्न है। और अगर आपने, अब देखिए मैं आपको एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक सेगमेंट बता रहा हूं। अब सवाल यह है, जब इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब भी इनको उतना अच्छा मिलना चाहिए, अंतर विषय क्या होता है, कैसे, क्यों मैं जो है मैपिंग के थ्रू इसको इंटरलिंक करने जा रहा हूं। तो मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे बच्चे जो अभी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैंने क्या बात की, उसको लिंक कर लेंगे, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस उनके ऊपर। अब एग्रीकल्चर जो है, जैसे ही आप इकोनॉमी में आते हैं, इकोनॉमी में आपको पता चलता है ये प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, यानी ये उद्योगों में प्रथम आता है, ठीक है। पहला ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इकोनॉमी में आपको पढ़ाया जाता है कि 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था के होते हैं, प्राइमरी जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं, सेकेंडरी जिसको उद्योग कहते हैं, और टर्सरी जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आप यहां पर समझ गए। तो एग्रीकल्चर में आपने देखा कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अब जैसे मेरे बच्चों ने जब हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ी, प्रॉब्लम के लिए आपको इतिहास उठाना पड़ेगा कि लैंड तो यार किसी के पास बची नहीं, और उससे भी पहले आपको कंपनी के शासन पे जाना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने भारत की जो हस्तशिल्प है, भारत का जो सेगमेंट है वो बर्बाद कर दिया। अब इंटरडिसिप्लिनरी की पावर देखिए, बड़े ध्यान समझिएगा, जितने भी बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं, अगर ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है तो यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा भारतीय कृषि से आपका क्या तात्पर्य है, ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा वो। ये यूनिवर्सिटी में आपने कॉलेज में छोड़ा, यूपीएससी बहुत डेप्थ में जाकर आपका दिमाग निचोड़ लेता है, और यूपीएससी है ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब देखो क्या होगा, मुझे आज भारत के हम कानून क्यों लेकर आ रहे हैं, हमने 3 जो है कानून क्यों बनाए थे, या भारत में हम कृषि सुधारों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। सुधार इसलिए करते क्योंकि बिगड़ा हुआ है, कहते ना इसको सुधार दो मास्टर साहब, अरे बिगड़ा हुआ तब तो सुधार रहे ना उसको। इसका मतलब है आज जो हमारे पास एग्रीकल्चर के जो सेगमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सी बिगड़ी हुई बातें हैं, वो भी मैं आऊंगा। अब मुझे इस बात को समझने के लिए मुझे इतिहास खंगालना पड़ेगा, प्रॉब्लम कहां से। अगर तुम आज प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो कभी नहीं समझ पाओगे।
आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एग्रीकल्चर में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ये उन्होंने कहा, ये फैक्ट है। भारत में एक्चुअली में 1.3 हेक्टेयर भूमि है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध है। मान लेते हैं 2 हेक्टेयर भूमि है, तो इसका मतलब है ये 2 हेक्टेयर की बात आई कहां से? क्योंकि अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हो तो भाई भूमि का स्वामी तो राजा या बादशाह होता था। तो कहां से ऐसा चेंज आया कि भूमि खरीदने बेचने की चीज हो गई? आप इतिहास में जाकर, हिस्ट्री में जाकर आप इसकी पड़ताल करते, आप पाते हैं कि किस तरह से हमारे यहां जो उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट था, दस्तकारी, इसको खत्म किया गया। लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ा, एग्रीकल्चर नीचे आ गया और एग्रीकल्चर को फिर खरीदने बेचने की चीज कर दी गई। और वहां पर जो है वो अंग्रेजों ने जो तमाम जमींदारी व्यवस्था और इस तरह की व्यवस्था की, लैंडलॉर्ड वो लेकर आए। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो काश्तकार था, जो पीजेंट था, किसान नहीं, फार्मर नहीं, पीजेंट जो था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, निचुड़ता चला गया। ठीक है, और एक व्यवस्था आती ऐसी चली गई जहां सप्लाई चेन लंबी हो गई, बहुत लंबा। अंग्रेज जमींदार को जमींदार, साहूकार को साहूकार, कृषक को नोचना शुरू कर दिया, तो वो बीमारी आती चली गई। आजादी के बाद इसको एड्रेस किया जाना था, नहीं एड्रेस कर पाया। 2 तरह से एड्रेस होना था, एक होता है प्रत्यक्ष। अब ध्यान से देखो, इकोनॉमी को समझने के लिए भी अब तुम्हें आजादी के बाद का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब आगे इसमें तुम्हें क्या करना है, रिफॉर्म करना है। अब ध्यान से समझते जाओ, ये कितना बवाली मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा और एनसीईआरटी में तुम्हें कैसे पकड़ना, चाहे खुद से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना तुम्हें ऐसे ही है। नहीं तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं क्रिएट कर पाओगे तो कभी नहीं समझो। अब जो बोर्ड पे होने जा रहा है उसको ध्यान से देखो कि मुझे रिफॉर्म करना है, मुझे सुधार करने हैं। सुधार 2 होंगे, एक प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट, जैसे आप फॉर्म लॉ लेकर आए थे, आप बिल लेकर आए थे, आपने 3 कानून बनाए, इससे पहले भी तमाम कानून, एमएसपी पे बात चल रही है, तमाम तरह की, मैं इसके लेफ्ट में नहीं जाऊंगा कौन सही कौन गलत है। और दूसरा एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहता है कि एग्रीकल्चर में जो लैंड है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। भाई जब मेरे पास 2 हेक्टेयर जमीन ही है तो मैं क्या नंगा, क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, वही वाली हालत हो गई है। देश का 80% किसान, वो भी हमारा 80%, समझ रहे हो, भारत की 55% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न है, उसका 80% सोचो, कई देशों की आबादी से ज्यादा, इतना जो है उसके पास अपनी गरीबी से निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि लैंड ही उसका बेस है। और भूमि सुधार तुम्हारे देश में कभी बहुत ज्यादा जो है वो सबसे नहीं हो पाए, तो तुम्हें 2 काम करना पड़ेगा। जहां से बात बिगड़ी है वहीं सुधारनी पड़ेगी। बिगड़ी क्यों थी? बिगड़ी इसलिए थी कि वहां के राजे महाराजाओं को अंग्रेजों ने खत्म किया, उनको पेंशन देकर किनारे कर दिया, ठीक है, और जितने भी दस्तकारी थी उन्होंने अपना बाजार भारत को बनाने के लिए, भारत को बर्बाद कर देने के लिए उन्होंने भारत के हैंडीक्राफ्ट को, भारत के कुटीर उद्योग को खत्म कर दिया, कॉटेज इंडस्ट्री को, और सारे के सारे लोग आ गए लैंड पे। तो पहला सुधार तो यह करना है कि यार इनकी इनकम सुरक्षित करो, इनको लैंड रिफॉर्म करके दो, इनको जो है ज्यादा जमीनें दो, सहूलियत दो, सिंचाई दो, बीज दो, इनको सुविधाएं दो, इनको बाजार दो, इनको मंडी दो। दूसरा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट तरीका यह है कि इसमें से लोगों को निकालकर इंडस्ट्री में लेकर चले जाओ। भाई मुझे क्या जरूरत है खेती करने की अगर मेरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा रहा। चाइना का मॉडल देख लो, चाइना अपनी बड़ी से बड़ी आबादी को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करा ले गया, तो लैंड के ऊपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यह सर्विस सेक्टर में लेके चले जाओ, सेकेंडरी या टर्सरी में लेकर चलो, ये इनडायरेक्ट है। तो ये क्या करेगा, ये खींचकर वहां से लोगों को निकाल देगा, लैंड पर व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होगी। तो ये 2 तुम्हें काम करने थे। प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें ढेर सारी चीजें करनी थी, आपको उसको लैंड देना था, उसको जो है वो क्या करना, मार्केट देना था, और सबसे बड़ी बात अब मैं बात करने आ रहा हूं, और वो सबसे बड़ी बात थी। अब ये तो कहेंगे साहब इकोनॉमी आप पढ़ा रहे हैं, आ जाओ। जब हम प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर है, और इसको हम उद्योग कहते हैं, तो उद्योग में पहली शर्त होती है, उद्योग में चाहिए होता है निवेश। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। उद्योग में चाहिए होता है निवेश। क्यों करते हैं, वाई वी डू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ वैल्यू एडिशन। हम किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन करते हैं। किसी भी राष्ट्र में वैल्यू एडिशन यानी मूल्यवर्धन सबसे जरूरी शर्त होती है। मूल्यवर्धन का मतलब होता है पॉजिटिव वे में जाना। ठीक है भाई, आपने किया तो आपको निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जब वैल्यू एडिशन शब्द आप सुनते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये हमने पैसा लगाया घटाक से, इधर जो है इधर हम आलू डालेंगे उधर सोना निकलेगा, ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, निवेश करेंगे, वैल्यू एडिशन नहीं। वैल्यू एडिशन के भी डायमेंशंस होते हैं। वैल्यू एडिशन में पहली शर्त होती है, मान लीजिए वैल्यू एडिशन आपको करना है, आज आप किसी गांव देहात में है, आज आप सोच रहे हैं एनसीईआरटी बहुत कठिन है, लेकिन आपने आईएएस बनने का सपना देख लिया। अब मैं कितने भी नए तरीके, मैंने कहा LWMI नोट्स बनवाऊंगा, मैं तुमसे कह रहा हूं इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाऊंगा, मैपिंग भी करा रहा हूं, BTL भी करा रहा हूं, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते। आप कह रहे नहीं सर हम तो आंख बंद करके सोते रहेंगे आराम से, बस आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, आप बताइए आईएएस बनने के नहीं। अब आप में से कोई पूछ ले
यानी अगर पहली शर्त क्या है वैल्यू एडिशन की, पहली द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द वैल्यू एडिशन इज सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। ध्यान से समझो, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन है एक मेरा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के कुछ लोगों को समझा नहीं सके फार्म बिल क्या है, बट आप इनके लिए रोना रो रहे हैं 80% किसान। कहां है वो किसान जो अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं? क्यों वो बिल के सपोर्ट में नहीं आ रहे? जब ये उनके जीवन में परिवर्तित होगा, जब जो भूमिपति हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे जमीनें ली जाएंगी, जो है वो दूसरों खेतों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए अपने लिए सुविधाएं होंगी, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए था ना। वो चाहे आंदोलन में आए चाहे ना, लेकिन कृषि में सुधार की पहली जिम्मेदारी किसकी है कि मुझे नई फसलें लेनी है। आज के बहुत से यूथ है जो एग्रीकल्चर मार्केट में एंटर कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी तरह से खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो बाहर बेच रहे हैं उसको। तो पहली जिम्मेदारी वैल्यू एडिशन की किसकी है? मान लो मैं तुम्हें लाख गला फाल के पढ़ा दूं, मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट पढ़ा दूं, लेकिन अगर तुम तैयार नहीं, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं कर, तुम्हें पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तो फिर जब पहली शर्त तुम सेल्फ जो इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हो, यानी तुम खुद जो है शुरुआत नहीं कर रहे हो, तो कभी भी वैल्यू एडिशन की शुरुआत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, डजंट मैटर। जब तक, याद रखिएगा, जब तक आप शुरुआत नहीं करते हैं, तब तक आप कभी भी वैल्यू एडिशन की शुरुआत नहीं कर सकते। और कोई भी अर्थव्यवस्था, आज की सबसे प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है वैल्यू एडिशन बेस्ड अर्थव्यवस्थाएं होती, याद रखिएगा। जितनी भी इकॉनमी है वैल्यू बेस्ड यानी मूल्यवर्धन बेस्ड इकॉनमीज होती हैं। इसीलिए हम स्किल नॉलेज पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, R&D पे फोकस कर रहे हैं। आज भारत जैसा देश जो वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को निर्यात कर रहा है, ये उसकी क्या है, वैल्यू एडिशन है। क्या हमारे पास वैक्सीन बनाने के तत्व नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या ICMR जैसी एजेंसीज नहीं थी? बिल्कुल थी। वैज्ञानिक भी थे, तत्व भी थे, वैक्सीन हम बनाते थे। बट क्या किया राष्ट्र ने? वैक्सीन बनाया और वैल्यू एडिशन किया। अब सोचिए, अगर 100 करोड़ डोज हमें बाहर से आयात करना पड़ता, हमारी हालत खराब हो जाती, हर तरह से हम मारे जाते। लेकिन आज हम न सिर्फ अपने लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। यह होता है वैल्यू एडिशन। लेकिन जब तक आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी वैल्यू एडिशन की शुरुआत नहीं करें। इसके बाद आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकारी जो प्रवेश होता है। इसके बाद होता है मार्केट यानी बाजार, और चौथा होता है तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। ये चार जब मिलते हैं तब वैल्यू एडिशन की शुरुआत होती है। लेकिन आप एक ऐसे समाज में, अब आ जाइए इकोनॉमी से निकलकर सोसाइटी में। अब देखिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे होता है। आपकी पूरी सोसाइटी सुरक्षा की खाली मांग कर रही है, मेरे अधिकार ना छीनो, मेरे अधिकार रहने दो, मुझे सिक्योर कर दो किसी तरीके से। जो गरीब है वो गरीब। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम किसी दुश्मन से, सुरक्षा का मतलब होता है यथास्थिति बने रहना। कई बार आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। मैं किसान हूं, मैं तुमसे मांग लूं 5 साल बाद मेरा कर्ज माफ कर दो। मैं किसान हूं, देश का किसान। कहते हैं भारत की खेती मानसून का जुआ है। भाई राजनीति भी कितने गंदे शब्द इस्तेमाल करती है। अरे मानसून का जुआ है, तुम 50 साल से बढ़ता चल रहे हो, उसको नहर बना के नहीं दे पा रहे हो, उसको सिंचाई सुविधा नहीं दे पा रहे हो। भारतीय कृषि घाटे का सौदा है, आपने कई किताबों में पढ़ा होगा। तुम बता ही रहे हो कि ये उद्योग डूबने के लिए बना, जब तुम उसको बार बार बोल रहे हो घाटे का सौदा, तो कहां से अपने लिए वैल्यू एडिशन करेगा? यानी सोसाइटी अगर प्रोग्रेसिव नहीं है, सोसाइटी में इनोवेशन नहीं है, सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं है, रिस्क टेकिंग सोसाइटी नहीं है। देखो, सुरक्षा से निकलने के लिए रिस्क लेना पड़ता है कि चलो कुछ नई फसल ट्राई करते हैं, कुछ नया तरीका देखते हैं, कुछ नया उगाते हैं। बहुत साल से गेहूं चावल उगा लिया, तो रिस्क टेकिंग सोसाइटी होती है। रिस्क से इनोवेशन बढ़ता है, इनोवेशन तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनता है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो आप एक ऐसे समाज की परिकल्पना करो जो जड़वत है, जो इनर्शिया के साथ है, वो बदलाव नहीं चाहता या बदलाव नहीं कर पा रहा है, ये बदलाव का विरोधी भी है। आपने देखा अभी क्या हुआ, बदलाव का विरोधी भी है, उसके पक्ष में भी बदलाव है तो भी उसका विरोध कर रहा है राजनीति के कारण। ये पूरे देश ने जो है सब कुछ देखा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसा समाज कभी भी वैल्यू एडिशन की शुरुआत नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल है, तो आपसे आपने कहा पिताजी मुझे एक उद्योगपति बनना है। आज की डेट में बहुत से यूथ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिकॉर्न इंडिया में जा रहा है। अब पिताजी जो है वो ये सोच के बैठे थे कि तुम सरकारी नौकरी हर हालत में करोगे, भले चाहे तुम तृतीय श्रेणी जो है वो सरकारी कर्मचारी बनो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी शादी होगी तुम्हारी, तभी अच्छा तुम्हें दहेज मिलेगा। उन्होंने ढेर सारे सपने देख रखे। तुम पहुंचे उनके पास, बोला पिताजी मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूं। पिताजी ने चप्पल निकाली, बोले फिर से बोलो क्या कह रहे थे। अब तुमने उनके हाथ में 9 नंबर की पैराग्राफ देखी, अपने सपने अपने थूक के साथ घटक लिए। बोले अब नहीं पिताजी, हम कुछ नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे वो क्या नाम है, बैंक पीओ फॉर्म निकला, हम भरने जा रहे हैं। होता है हमारे समाज में, जैसे ही आप उनको कुछ कहते हैं तुरंत बोलते हैं अरे सरकारी नौकरी कर लो। अभी आप ज्यादा नहीं, पेटीएम के जो सीईओ हैं, आपने देखा कि भारत में सबसे बड़ा जो है वो आईपीओ खुला, सबसे बड़ा अभी तक का। उन्होंने खुद कहा
कि मेरे पिताजी ने कहा ये क्या यार, ये नौटंकी वोटंकी कर रहे हो, कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लो। क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब होता है सुरक्षा, सिक्योरिटी, और समाज सिक्योरिटी देता है। भैया कोई लड़की नहीं देगा तुम्हें शादी करने के लिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी देख रहा है, दामाद जी सिक्योर है कि नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब ऐसा समाज जब सिक्योरिटी देख रहा हो, रिस्क टेकिंग नहीं है, तो इनोवेशन कहां करेगा। अगर पेटीएम के सीईओ ने अपने पिताजी की सुनी होती तो आज आप शेखर का नाम ही नहीं सुनते कहीं। आज भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, और उन्होंने कितने युवाओं को प्रेरित किया होगा, यार हम भी कुछ अपना कर सकते हैं। आज यही कारण है पेटीएम की सक्सेस के बाद अगर आप देखेंगे भारत में फिनटेक्स यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया में, पूरी दुनिया में नंबर 1 हम पहुंच गए। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में यूनिकॉर्न जो पैसा ले रहे हैं वो फिनटेक्स में ले रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में ले रहे हैं। ये होती है सक्सेस स्टोरीज। जब आप रिस्क लेते हैं, जब आप खतरा मोल लेते हैं, तो आप ये समझिए मैं इकोनॉमी को सोसाइटी के साथ जोड़ रहा हूं, पॉलिटी के साथ जोड़ रहा हूं। तो ये जो जोड़ने की कला है, ये जो बोर्ड पे लिखा है, यही है यूपीएससी। ऐसा मत समझिएगा एनसीईआरटी केवल फैक्ट रटने का नाम नहीं है। अगर यूपीएससी को समझना चाहते हो तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से लिंक करना आपको आता होना चाहिए। और अगर ये जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप खुद कहेंगे सर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मुझे कब बुला रहा है, मुझे बस उस दिन का इंतजार है। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और यही मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कि आप इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे बढ़ें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। क्लियर है? तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आपके लिए। तो यहां पर अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।